मेरे YouTube चैनल मॉडर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो का टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति पर मैंने इसको दो भागों में ये वीडियो बनाया है। ये प्रथम भाग मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति का विशेष महत्व है, क्योंकि राजस्थान एकमात्र ऐसा प्रदेश, अब उसको प्रदेश कहें, उस समय तो इट वाज ए ग्रुप ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान जो प्रिंसली स्टेट्स का एक समूह था, इस समूह की विशेष बात ये थी कि संपूर्ण भूभाग केवल अजमेर के छोटे से क्षेत्र को छोड़ करके वो प्रिंसली स्टेट्स के अंतर्गत था। और राजस्थान के शासकों ने 1857 की क्रांति का विरोध किया और अंग्रेज़ों का समर्थन किया, उनको सहयोग किया। ऐसा भी कहा जाता है, जब हम फ्रीडम मूवमेंट का इतिहास पढ़ते हैं तो अक्सर ये बात होती है कि यदि 1857 में राजस्थान और पंजाब के जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके शासक यदि क्रांतिकारियों का साथ दे दिए होते अथवा वे अंग्रेज़ों का साथ ना दिए होते तो निश्चित तौर पर भारत को 1857 में आज़ादी मिल जाती। 1857 में मिलने वाली आज़ादी का स्वरूप क्या होता, एक भिन्न बात है और एक कल्पना भी है, लेकिन इतिहासकार इस बात को ख़ास तौर पर जोर दे के लिखते हैं कि यदि ये शासक उस समय थोड़ा भी साहस दिखाते और लेस मात्र का भी राष्ट्रवाद इनमें होता तो निश्चित तौर पर ये उस समय अंग्रेज़ों का साथ न दे करके क्रांतिकारियों का साथ देते। यह स्थिति केवल राजस्थान की नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत में जितनी भी देशी रियासतें थीं, जो देशी रियासतें विभिन्न संधियों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ जुड़ गई थीं या उनके मातहत उनके झंडे तले आ गई थीं, वे तो सभी अंग्रेज़ों के समर्थन में रहे। यदि किसी ने विद्रोह किया तो वे राजा और सामंत थे जिन्हें उनकी जागीरों से अथवा राज्यों से या पेंशन से वंचित कर दिया गया था। तो ये तो एक उनका ग्रीवांस था, एक शिकायत, बहुत बड़ा शिकायत थी। तो उस तरह के शासक तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े, किंतु उनके पास इतना साधन नहीं थे, क्योंकि जब उन्हें पहले ही कमज़ोर कर दिया गया था तो ना उनके पास सेना थी, ना धन था, तो किसी तरह का कोई साधन उनके पास नहीं था। और जो अंग्रेज़ों की कृपा से बचे रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों की कृपा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बात को बहुत पहले आप ये देखें, जब दास कैपिटल लिखी कार्ल मार्क्स ने, तो कार्ल मार्क्स ने और दास कैपिटल में उस समय वो देख रहे हैं किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्यवाद भारत में ऑपरेट कर रहा है और ब्रिटिश साम्राज्य किस तरह से विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। तो उस समय इन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में कार्ल मार्क्स ने लिखा कि इन देशी रियासतों को, इन प्रिंसली स्टेट्स को राज्य कहना अपने आप में इट इज़ मिसनॉमर, मतलब ये गलत है, ये गलत नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये कोई स्टेट्स नहीं है, बल्कि ये जो पुरानी रूलिंग प्रिंसिपैलिटीज़ थी उनके एक तरह से भूत हैं या उनके प्रेत हैं। ये तो ये प्रेत हैं। प्रेत जब बनता है जब वो डेड हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं ये तो मृतप्राय ही थे, किंतु उन्हें अपने लाभ के लिए अंग्रेज़ों ने जीवित रखा। तो आप मेलकम ने भी लिखा, बाद में जेस मिल ने भी लिखा है, यदि भारत के संपूर्ण भूभागों को जिलों में परिवर्तित कर दिया जाता, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लेकर के ब्रिटिश ज़िले बना दिए जाते, तो भारत में अंग्रेज़ों का शासन 50 साल से अधिक नहीं टिकता। किंतु जब प्रिंसली स्टेट्स को जीवित रख लिया गया, उससे फ़ायदा ये हुआ, चाहे ये उनके अवशेष ही थे पुराने राज्यों के, लेकिन लेजिटिमेट स्टेट्स थी, इनको जन समर्थन प्राप्त था, जनता की आस्था थी। तो अंग्रेज़ी साम्राज्य के एक सोशल बेस के रूप में, सामाजिक आधार के रूप में इन प्रिंसली स्टेट्स का अच्छा उपयोग हो सकता था। तो उसी दृष्टि से इन कुछ राज्यों को बचा कर रखा गया था, और जो राज्य बचे थे वो इस बात को भली बात जानते थे, यदि अंग्रेज़ चाहते तो उन्हें अपदस्थ कर सकते थे। और राजस्थान की सब लोग जानते हैं एक भूमिका रही कि जितने भी आक्रमणकारी आए, बाहर की शक्तियाँ आई, हमेशा राजस्थान के शासकों ने उनका मुकाबला किया, किंतु अंग्रेज़ एकमात्र, इवन मराठों का भी मुकाबला उन्होंने किया, लेकिन अंग्रेज़ एकमात्र ऐसी शक्ति आई थी राजस्थान में, यहाँ के किसी शासक ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, बल्कि वॉलंटरीली
स्वयं जा कर के अंग्रेज़ों के समक्ष नतमस्तक हुए और खुद को अब अंग्रेज़ों के शरण में जाने के लिए उत्सुक दिखाया। तो इसलिए वो रचना इस ढंग की गई थी, इन शासकों से ज़्यादा आशा नहीं कर सकते थे। तो मैं यहाँ जो एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि वैसे एक वीडियो की तो अपनी सीमा है, इसमें राजस्थान में 1857 की क्रांति पे विशेष कवरेज नहीं हो सकता, फिर भी मैं 2 भागों में इसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। किंतु जो लोग और अधिक इसके बारे में जानकारी चाहें तो मेरी पुस्तक है इसके ऊपर राजस्थान के फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर, वो पुस्तक अंग्रेज़ी में है। उस पुस्तक का शीर्षक है मास मूवमेंट्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। और ये इस किताब में मैंने राजस्थान में 1857 की क्रांति पर बहुत विस्तार से लिखा है। तो जो इसे और अधिक जानना चाहें वे इस किताब को कंसल्ट करें। और ये किताब एक शोध परियोजना का आउटपुट है, उसी के रूप में सामने आई है। तो इसमें काफ़ी विस्तार से हमने बात की है। तो जो राजस्थान के जो शासकों की भूमिका है उसमें हम देखें कि राजस्थान में ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी शासन के कोई दुष्प्रभाव भारत के अन्य भूभागों की तरह नहीं थे। भारत के अन्य भूभागों की तरह यहाँ भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह के प्रभाव थे। किंतु वास्तविक स्थिति है कि राजस्थान के शासकों ने जिन्हें यहाँ की जनता अपने एक परंपरागत नेतृत्व के रूप में देखती थी, उसने वक्त आने पर नेतृत्व ही प्रदान नहीं किया। तो राजस्थान के शासकों की भूमिका तो प्रो ब्रिटिश रही, साम्राज्यवाद समर्थक रही, क्रांति के विरोधी रहे। किंतु यहाँ के कुछ जागीरदार, ख़ास तौर पर वे जागीरदार जो बदलते परिवेश में अंग्रेज़ी सत्ता के कारण कष्ट में पड़े या उनकी जो परंपरागत अधिकार थे वे छिन गए। और यदि राजा और जागीरदार के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता था तो ज़्यादातर अंग्रेज़ राजा का साथ देते थे, जागीरदार का नहीं। तो असंतुष्ट जागीरदार और ख़ास तौर पर जो ब्रिटिश फ़ौज में राजस्थान के निवासी सिपाही थे, इसके अलावा जो परंपरागत प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो राज्यों में कारंदे के रूप में, कामदार के रूप में, मुत्सद्दीस जिनको कहा जाता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में जो काम करते थे, वे कवि, किसान, आदिवासी, व्यापारी और जो सामान्य वर्ग हैं, उन्होंने विभिन्न तरीक़ों से राजस्थान में 1857 की क्रांति को समर्थन किया। मैं इतनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि एक भ्रम अखिल भारतीय स्तर पर जो इतिहास लेखक थे उन्होंने ये उत्पन्न किया कि राजस्थान में तो 1857 की क्रांति हुई ही नहीं, क्योंकि वहाँ के शासक तो ब्रिटिश समर्थक थे। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है, उस आम जनता की जो 1857 की क्रांति में भूमिका रही है, उस भूमिका को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उनकी उस भूमिका को मैंने इस वीडियो में जो है प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। तो यह धारणा जब सब्सिक्वेंट काम हुए, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1957 में जब 1857 की क्रांति की शताब्दी वर्ष मनाया गया, उस शताब्दी वर्ष में राजस्थान के फ्रीडम मूवमेंट पर प्रथम पुस्तक लिखी गई नाथूराम खड़गावत के द्वारा, जिन्होंने राजस्थान में 1857 क्रांति पर अंग्रेज़ी भाषा में एक किताब लिखी। और तत्पश्चात और जितने शोध कार्य हुए जो कि आज तक हो रहे हैं, तो अनेक नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो ये धारणा एकदम गलत है कि राजस्थान में क्रांति नहीं थी। वो मैं अभी तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हम ये देखते हैं 10 मई 1857 को जो मेरठ से क्रांति की ज्वाला जली, जो ज्वाला भड़की, उसका प्रभाव हम राजस्थान में भी देखते हैं। और उस क्रांति की घटना के दिवस के बाद 18 दिन बाद 28 मई 1857 को राजस्थान में नसीराबाद स्थित जो अजमेर के समीप था, और अजमेर मेरवाड़ा जो अंग्रेज़ों का शासित जगह थी, वहीं पर छावनी थी। उस छावनी में 28 मई 1857 को विद्रोह होता है। और इसके बाद फिर नीमच की छावनी में होता है, नीमच के बाद हिरणपुरा की छावनी में होता है। ये तो छावनी घटनाएँ, इन छावनियों के विद्रोह में चाहे जनता का हाथ ना रहा हो, किंतु जब क्रांतिकारी इन छावनियों को उजाड़ करके विद्रोह करके दिल्ली की ओर रवाना हुए, तो रास्ते भर जहाँ होके भी गुजरे, वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने, कस्बे के निवासियों ने, व्यापारियों ने, गांव के मुखियों ने विद्रोही
या हम कहें एक जो क्रांतिकारी सेना थी उसका समर्थन किया, उनको भोजन सामग्री और अन्न सामग्री उपलब्ध कराई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस तरह से एक जन सहयोग इस क्रांति को मिला। उसके बाद आहुआ में अपने आप में एक यूनिक क्रांति हुई, अनूठी क्रांति हुई, जहाँ राजा जो थे जोधपुर के वो तो अंग्रेजों के साथ थे, लेकिन आहुआ का ठाकुर जो जोधपुर स्टेट के अंतर्गत था उन्होंने विद्रोह कर दिया। उसके बाद कोटा का विद्रोह तो और भी अनूठा था। वहाँ क्रांति जब हुई, विद्रोह जब हुआ जब दिल्ली में अंग्रेज़ों की सत्ता पुनः स्थापित हो गई थी। और सबसे बड़ी बात ये रही कि लगभग 6 महीने जो कोटा नरेश थे, कोटा के राव थे महाराव राम सिंह को 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने लगभग महल में नज़रबंद कर दिया। तो अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा क्रांति के कारणों पर। तो क्रांति के कारण जब 1857 के पढ़ते हैं उसमें हम कभी सैनिक कारण की बात भी करते हैं, उसमें आर्थिक कारण की बात करते हैं, सामाजिक की करते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक की भी करते हैं। तो वे सब कारण राजस्थान की 1857 की क्रांति के भी थे, किंतु अखिल भारतीय स्तर पर जो कारण प्रमुख थे वो था जो आर्थिक तबाही इस देश की अंग्रेज़ों के द्वारा की गई, जो प्रारंभिक तौर पर लूट की गई। उस आर्थिक संसाधनों को जिस तरह से यहाँ से दोहन करके इंग्लैंड ले जाया गया, तो वो सबसे विवश स्थिति थी जिसमें यहाँ के निवासियों को जीवन यापन करने में भी कठिनाई महसूस हो रही थी। तो वही प्रभाव हम यहाँ भी देखते हैं। लेकिन राजपूताना केंद्रित अगर हम कारणों को देखें तो हम ये पाते हैं कि एक तो जो परिस्थिति बदली उसमें क्या हुआ, जो बेसिक स्ट्रक्चर था यहाँ के स्टेट्स का राजस्थान में, वो ये था कि जो राज्य थे वो पहले तो अपने आप में इंडिपेंडेंट राज्य थे उनका, तो उनके साथ जब संधि हुई 1818 की, उनके अंतर्गत यह तय हुआ कि इन रियासतों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, जो इसके बाह्य मामले हैं, वे अंग्रेज़ों को सौंप दिए जाएंगे और आंतरिक मामलों में इन राज्यों को स्वायत्तता रहेगी। किंतु ऐसा वास्तव में नहीं हुआ। एक्सटर्नल अफेयर्स जब अंग्रेज़ों के हाथ चले गए तो साथ ही साथ इनके साथ पास जो लंबी चौड़ी सेनाएं होती थी उस सेना को इन राज्यों के पास और राज्यों के जागीरदारों के पास, क्योंकि जो जागीरदार थे उनका तो जो उद्भव हुआ है, ओरिजिन है, वो मिलिट्री बेस है उनका। तो देवर बेसिकली वारलॉर्ड्स, एंड जब नई व्यवस्था आई तो वो उसमें वारलॉर्ड्स की जगह पर केवल लैंडलॉर्ड्स बन करके रह गए, क्योंकि उनको जो लैंड उनकी पोजीशन में थी इट वाज इन लिeu ऑफ देयर मिलिट्री सर्विसेज टू बी रेंडर्ड बाय देम टू देयर रूलर। जो अपने शासक को वो सैनिक वो देते थे सहायता, उसके बदले में उनको ज़मीनें मिली हुई थी। उस ज़मीन से वो एक राजस्व वसूल करते थे, उस राजस्व से जो जिन सैनिकों को वो रखते थे उनका खर्चा भी निकालते थे। तो जो जागीरदार है उसके पास प्रशासनिक, सैनिक और जो है दूसरे न्याय संबंधी तक अधिकार थे। उनको इस नई व्यवस्था में उन पर जो है प्रश्न चिन्ह लग गया। यही नहीं, जोधपुर के महाराजा का तो बड़ा ही विवाद रहा अंग्रेज़ों के साथ में, क्योंकि वो उनके आंतरिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप करने लगे थे। कोटा के मामले में सारी हदें पार हो गई थी, क्योंकि जब नवंबर 1817 में कोटा राज्य के साथ पहले संधि हुई थी उस समय वहाँ के जो मुसाहिब आला एक तरह के वहाँ के प्रधानमंत्री थे झाला जालिम सिंह, उन झाला जालिम सिंह को लालच देकर उनको अलग से एक गुप्त संधि की गई, जिसमें उनका जो पद था उस पद को वंशानुगत कर दिया गया। तो कोटा राज्य में जो हाड़ा राजपूत से जागीरदार और दूसरे सपोर्टर्स, वे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे कि उन्होंने कोटा स्टेट को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। और 1838 में तहदी हो गई जब कोटा राज्य के टुकड़े करके उसका एक हिस्सा अलग करके झालावाड़ राज्य की स्थापना कर दी, और झालावाड़ में झाला जालिम सिंह के उत्तराधिकारी मदन सिंह जो हैं वो वहाँ के शासक बना दिए गए। तो इस तरह से जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो रहा था उससे न केवल आम जनता पीड़ित हो रही थी, बल्कि जो परंपरागत जिनके अधिकार थे वे लोग भी अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे थे। तो जो यहाँ के जो विशिष्ट जो कारण हैं उसमें हम जब देखते हैं तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो
जागीरदार जो थे उनको बहुत ज़्यादा डाउन किया गया। किसानों पर राजस्व का भार बढ़ गया, क्योंकि जो जागीरदारों की सैनिक सेवाएं थीं, जिनके बदले उनको ज़मीनें मिली हुई थीं, उन सैनिक सेवाओं का अंग्रेजी राज के अंतर्गत नकदी में आकलन कर दिया गया कि पहले आप 10 घोड़े देते थे, अब आप इतनी अमाउंट देंगे। तो जब वो जो कन्वर्जन हुआ उसका कि भाई ये जो हैं कैश कम्यूटेशन ऑफ मिलिट्री सर्विसेज, जो सैनिक सेवा थी उनका जब नकदी में ट्रांसफ़र किया गया था, कम्यूट किया गया, तो उससे क्या हुआ, आर्थिक भार बढ़ा। इसके अलावा क्या था कि जो राजस्व शुरुआत में यह तय हुआ था कि जो राजस्व राजपूताना के राज्य मराठों को दे रहे थे वही अंग्रेज़ों को दें, लेकिन जब संधियां हुई तो उन संधियों में ख़ास तौर पर बड़े राज्यों जिसमें मेवाड़ और जयपुर में कोई अंग्रेज़ों द्वारा ली जाने वाली राजस्व की या उसके कहें नजराने की राशि स्थायी तौर पर तय नहीं की, बल्कि उनकी आय का एक हिस्सा तय किया गया जो अंग्रेज़ों को मिलता था। तो अंग्रेज़ों की इच्छा ये रहती थी कि राजस्व में जितनी वृद्धि होगी तो अंग्रेज़ों के आय में भी वृद्धि होगी। तो इस दृष्टि से भूराजस्व बढ़ने लगा। इधर आदिवासियों का हम देखते हैं तो आदिवासी जो हैं, जो परंपरागत जंगल अधिकारों का उपयोग कर रहे थे, इसके अलावा उनको और कुछ विशेषाधिकार थे, उनका हनन होने लगा, उनके ऊपर भी टैक्स लगाए गए, जंगल के उपयोग पर रोक लगाई गई। तो आदिवासियों में भी जो है असंतुष्टि थी। इधर जब जागीरदारों की सेनाएं भंग की गईं तो उन सेनाओं में काम करने वाले जो पेशेवर जातियां थीं, जिनमें ख़ास तौर पर तो राजपूत ही थे, राजपूत, रावणा राजपूत या रावत राजपूत, इसके अतिरिक्त जो है आदिवासी समूह भी उनकी सेना के साथ एसोसिएटेड रहते थे, जिसके बदले उनको भी कुछ छूटें मिलती थी। और मुसलमान, जिसमें ख़ास तौर पर राजस्थान में एक बहुत बड़ा समूह एक पर्टिकुलर एरिया में कायम खानीस, देन पठान्स, ये तमाम जो सैनिक कार्यों में थे वे सारे बेरोज़गार हो गए, क्योंकि जब जागीरदार को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इतनी फ़ौज की, और राज्यों के पास भी जो फ़ौज रही वो बहुत ही छोटे दस्ते थे जो केवल एक सेलिब्रिटी फ़ौज के रूप में था। तो आप ये देखें इस प्रकार से जो है जो सारी आर्थिक और राजनीतिक संरचना थी वो अंग्रेज़ी साम्राज्य के परिणाम स्वरूप एकदम तितर-बितर होने लगी। और यही नहीं, एक चीज़ और हुई कि उन्होंने राज्यों में सुरक्षा कायम करने के लिए ख़ास तौर पर जो उल्लेख आता है वो आप देखें कि इसमें जोधपुर लीजियन, इसके अलावा शेखावाटी ब्रिगेड, ऐसी कुछ सेनाएं बनाई जिनका उद्देश्य असल में जनता राज्य को सुरक्षा देना नहीं था, बल्कि जागीरदारों का दमन करना था। तो जो ब्रिटिश सैनिक प्रयास रहे जिसमें उन्होंने पुरानी सेनाओं को भंग किया और नई सेनाएं जो उन्होंने कायम की, उन नई सेनाओं का उद्देश्य जनता का दमन करना था, जबकि पहले सेना का काम दमन करना नहीं होता था। तो जो ब्रिटिश सैनिक प्रयास थे, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि यहाँ के लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति एक तरह का संदेह उत्पन्न हो गया कि इनका जो इरादा है वो कोई बहुत ठीक नहीं है। तो ऐसे हालात में हम देखते हैं कि किस तरह से जो ये सैनिक प्रयास थे इनसे यहाँ के लोगों में एक अविश्वास पैदा हुआ। इतना ही नहीं, आप ये देखें कि आदिवासियों के भी जो है कुछ फौज बनाई गई, जिसमें सबसे पहले 1922 में मेरवारा बटालियन, इट वाज हेडक्वार्टर्ड एट ब्यावर, वहाँ एक छावनी बनाई गई। इसके अलावा 1841 में मेवाड़ भील कॉर्प्स बनाई गई, जिसकी 2 छावनियाँ खैरवाड़ा और कोटड़ा में डाली गई। इसके बाद मीना बटालियन अथवा उसका नाम था 42 देवली रेजिमेंट 1855 में इसकी स्थापना हुई। तो ये जो आदिवासियों की सेनाएँ बनाई गई थी, ये कोई ना तो इनको कहीं लड़ने जाना था, बल्कि इनका काम ये था कि आदिवासियों में जो अशांति विद्रोह फैले उसे दबा दिए जाएं। और हमें देखते हैं कि 1857 के पहले संपूर्ण भारत में एक नहीं अनेक किसान, आदिवासी और बुनकर और शिल्पकारों के विद्रोह हुए हैं। तो इस तरह से वे हालात राजस्थान में भी मौजूद थे। राजस्थान में सबसे बड़ी बात ये थी कि चाहे शासक अंग्रेज़ों के साथ चले गए, उसके बाद भी कवियों ने ऐसी कविताएं और गीत लिखे जिससे कि यहाँ के लोगों में अंग्रेज़ों के राज्य के प्रति एक घृणा भाव पैदा हुआ। उसमें ख़ास तौर पर 2 बड़े
कवियों का नाम हम 1857 की क्रांति के संदर्भ में लेते हैं। एक तो बांकीदास का नाम लेते हैं, जो बांकीदास बीकानेर के राज्य कवि थे, और बांकीदास की तो मृत्यु 1833 में हो चुकी थी। क्रांति तो उसके 24 साल बाद हुई है, लेकिन 24 साल पहले वो जो है, एक तो उनका सबसे प्रसिद्ध गीत था आयो अंग्रेज़ मुल्क रे ऊपर, तो उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है कि मुल्क के ऊपर अंग्रेज़ के आने से क्या दुष्प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं उन्होंने चेतावनीरा गीत करके भी लिखा, जिससे कि आगाह किया यहाँ के शासकों को कि अंग्रेज़ों से सावधान हो जाओ। इसी क्रम में सूर्यमल मिश्रण का नाम भी आता है, जो बूंदी के राजकवि थे, और उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन एक उनकी थी वीर सतसई, जिसमें उन्होंने दो बात जो एक दो दोहे में उल्लेख तो था उसमें कि इलाना देनी अपनी हालरियाँ उलराए खुद सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। तो कहते हैं संघर्ष करो और अपनी जो भूमि है वो इलाना देनी, अपनी किसी को नहीं देनी। और एक उनका है वो कि जिन बन भूल ना जावता, जिन जंगलों में भूल कर भी नहीं जाते थे, गेंद गवे गिरराज तिन बन जम्बुक ताखड़ा उन्दम मंडे आज। उनको बंदरों की संज्ञा दी अंग्रेज़ों को कि जिनमें बड़े बड़े भयानक जानवर नहीं घुस सकते थे जिन जंगलों में, आज वहाँ जो है बंदर उधम मचा रहे हैं। तो ऐसी बात उन्होंने लिखी, इससे जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपी। फिर राजस्थान में भी जब कानून के द्वारा समाज सुधार किए गए, ख़ास तौर पर सती प्रथा, क्योंकि सती की जो संस्कृति है वो राजस्थान में कुछ ज़्यादा प्रचलित थी, तो इसे लोगों ने अपने धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप माना, तो इससे वो लोग अंग्रेज़ों के प्रति घृणा भाव पैदा हुआ। साथ ही साथ जो अंग्रेज़ हैं उनका जो 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 घमंड है, उनका जो अहंकार है, और अहंकार ही नहीं, जो उनकी नस्लीय सर्वोच्चता की भावना थी, उससे जो यहाँ का परंपरागत जो एक सम्मानजनक वर्ग हुआ करता था, बड़े ओहदेदार हुआ करते थे, वे ऑफेंडेड फील करते थे, उनको बड़ा असम्मानजनक लगता था जब उनके साथ अंग्रेज़ उस भावना से प्रेरित होकर के, अहंकार से युक्त होकर जब व्यवहार करते थे, तो उनको उसकी भी पीड़ा होती थी। तो यूँ करके राजस्थान में जनाक्रोश तो खूब था, केवल नेतृत्व के अभाव था, और जो नेतृत्व था परंपरागत, वो मरे हुए शासक थे, श्री विहीन, असहाय, बिल्कुल हेल्पलेस। ऐसी स्थिति के लोगों से बहुत आशा की नहीं जा सकती थी। फिर भी, और जो वैसे देखा जाए तो काफ़ी राजा और जागीरदार हर समय अवसाद, निराशा और के कारण इतनी उनकी स्थिति थी, वे अंग्रेज़ों के सामने सर उठा करके बात करने की स्थिति में नहीं थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो है माहौल जो भी रहा हो, राजा चाहें क्रांति विरोधी रहे, लेकिन अपने स्तर पर जागीरदार बहुत सक्रिय सहयोग अंग्रेज़ों को क्रांति में दबाने में नहीं किया, बल्कि उनकी जो भावना भी थी, यदि अंग्रेज़ी राज खत्म हो जाता है तो जो उनकी गरिमा थी परंपरागत जागीरदार के रूप में, जो महत्व था राज्य में उनका महत्व, जो खोई हुई प्रतिष्ठा है, खोई हुई गरिमा है, वो पुनः स्थापित हो जाएगी। इसलिए काफ़ी जागीरदार जो हैं, जिनके बारे में अब कई दस्तावेज मिलते हैं, वे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे और क्रांति का समर्थन कर रहे थे। लेकिन शासकों का समर्थन के अलावा और कोई विरोध का ऐसा रूप नहीं मिलता है। वो बात अलग है कि जब वहाँ कोटा में पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया गया, तो वहाँ के महाराव की जो तोपों की सलामी थी वो कम कर दी गई, लेकिन इसमें कहीं भी किसी महाराजा, महाराव, महाराणा किसी का हाथ नहीं था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रांति जो राजस्थान में जो क्रांति हुई, इसकी शुरुआत 18 मई, जैसे हमने पहले भी कहा, 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई। इस समय राजस्थान की स्थिति ये थी कि यहाँ जॉर्ज लॉरेंस राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना थे, और जिस समय क्रांति हुई, क्योंकि गर्मियों के दिन चल रहे थे, मई का महीना था, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूताना ये जो जॉर्ज लॉरेंस हैं, ये माउंट आबू में जो अंग्रेज़ों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, वहाँ थे। तो इनको 19 मई को ये सूचना मिली पत्र के द्वारा कि यहाँ क्रांति ये हो गई है, और इसका जिस तरह से विस्तार हो रहा है, तो बहुत कुछ संभावना है कि राजस्थान में इसका को सपोर्ट मिल सकता है। तो ख़ास तौर पर शासकों के ऊपर खास नज़र रखी जाए कि वे कहीं अंग्रेज़ विरोधी
इस मौके का लाभ उठाकर अंग्रेज विरोधी नहीं हो जाएं। तो अंग्रेज़ों का जो पूरा जो ध्यान था वो इन शासकों के ऊपर था। जो शासक चाहे उनकी कुछ भी शक्ति हो, अंग्रेज़ों की नज़र में कुछ भी हो, लेकिन जनता की नज़रों में वो अभी भी राजा थे, महाराजा धराज थे, वो अन्नदाता थे। तो ऐसी स्थिति में ये डर था यदि वे खड़े हो गए तो जनता में जो आक्रोश है उसको हवा मिल जाएगी और ये क्रांति और विस्तार ले जाएगी। तो 19 मई 1857 को पत्र के द्वारा AGG जो है ये जॉर्ज लॉरेंस इसको बताया गया। इस समय एक स्थिति ये थी कि अधिकांश जो भी छावनियाँ डाली गई थी उनमें या तो बंगाल आर्मी के सिपाही थे या मतलब भारतीय सिपाही थे, कमांडेंट्स वगैरह ब्रिटिश थे, लेकिन ब्रिटिश टुकड़ी कोई नहीं थी राजस्थान उस समय ऐसे जिसमें एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश सिपाही हों, ब्रिटिश ऑफिसर्स हों, ऐसा कोई राजस्थान में नहीं थी। उस समय जो कुछ प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट थे उसमें कोटा में उस समय मेजर वर्टन था, जो कोटा में तो उसको खैर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन उसके पहले वो नीमच जाके आए थे क्रांति के दमन के लिए। इस समय उदयपुर में कैप्टन CL सावर्ट्स थे और ये इसमें जयपुर में था कैप्टन W ईडन, और भरतपुर में मेजर निक्सन तथा अजमेर के जो कमिश्नर था वो उस समय कर्नल डिक्सन था, जो ब्यावर की छावनी का कमांडेंट भी था। तो इस तरह से कुछ अंग्रेज अधिकारी पॉलिटिकल एजेंट्स थे और एजेंट टू गवर्नर इन राजपूताना था, बाकी सेना नहीं थी। तो उन्होंने ध्यान उधर दिया, किंतु 28 मई 1857 को नसीराबाद में जो इन्फेंट्री थी, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 15वीं और 30वीं जो इनकी वो बटालियन थी उसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और छावनी को जला करके राख कर दिया गया। वहाँ लूट भी की गई और केवल वहाँ एक बंगाल तोपखाने की बंगाल आर्टिलरी की एक कंपनी थी, वह भी विद्रोही हो गई। एकमात्र एक बॉम्बे कैवलरी थी, बॉम्बे घुड़सवार सेना, उसने विद्रोह नहीं किया, वो विद्रोह से अलग रही। क्योंकि मूल रूप से मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो विद्रोह राजस्थान क्रांति की शुरुआत है, तो प्रारंभिक तौर पर इसका जो नेतृत्व है वो बंगाल आर्मी के लोगों के पास है। बॉम्बे आर्मी इसमें इन्वॉल्व इस ढंग से नहीं हुई है। तो जो एक फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी थी, वो फर्स्ट बॉम्बे कैवलरी ने जो है एक ही काम किया कि नसीराबाद से जो यूरोपियन महिला और बच्चे थे उनको सकुशल ब्यावर पहुंचाने का काम किया। लेकिन हाँ, मैं यहाँ ये भी तारीफ़ करूँगा कि क्रांति की जो भी घटनाएं हुई हों और उन्होंने यूरोपियंस को मारा भी, किंतु किसी बच्चे को या औरत को कोई क्षति नहीं पहुँचाई। ये एक सबसे उल्लेखनीय बात रही, जो यहाँ की एक सांस्कृतिक परंपरा रही है। कभी अब आज है कि नहीं वो तो एक अलग बात है। तो क्रांतिकारियों ने नसीराबाद छावनी को लूटा और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद छावनी को तहस नहस करके जो सिपाही हैं वो दिल्ली की ओर, क्रांतिकारी जो हैं वो दिल्ली की ओर रवाना हुए। पैदल सेना थी, पैदल ही रवाना हुए। उनके साथ में 6 तोपें थी, एक झंडा था और इसके अलावा ढोल बजाते हुए बड़े जोश व खरोश के साथ वो दिल्ली की ओर कूच कर गए। और दिल्ली जाने का उनका मकसद ये था कि दिल्ली जाकर मुग़ल सम्राट से फरमान प्राप्त कर लें और फरमान लेकर के फिर हम अपनी व्यवस्था स्थापित करें। तो उससे वो दिल्ली की ओर रवाना हुए। वहाँ उस समय जो अंग्रेज़ अधिकारी कमांडेंट जो था, जो कि उस पूरी नसीराबाद छावनी का कमांडेंट था, वो था IT प्रिचार्ड। तो IT प्रिचार्ड जो है ये उस समय तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन कुछ ही समय बाद जब क्योंकि क्रांति का यहाँ वापस वो नसीराबाद आए और नसीराबाद को रिकैप्चर किया, तो उसने जो है एक किताब लिखी है म्यूटनीज इन राजपूताना। वो उनका स्वयं का एक्सपीरियंस है। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो किताब अभी केवल अंग्रेज़ी में ही उपलब्ध है, उसको हिंदी अनुवाद आज तक नहीं करवाया जा सका है। तो वो जो किताब है उसमें चाहे उसमें बाइस्ड होकर के अंग्रेज़ी पक्ष लिखा है, किंतु अनेक यहाँ के राजस्थान के जो लोग हैं उनके जो क्रांति में योगदान है उसके अनेक तथ्य सामने उजागर होते हैं। तो ये जो IT प्रिचार्ड है उसने पूरा विवरण दिया है। तो उनका कहना ये था कि जो सैनिक हैं वो केवल यहाँ की जो तिजोरी थी, खजाना था, उसमें से 19,000 रुपये नकद ले गए। इसके अलावा कुछ प्रोविज़न्स अपने साथ, ख़ास तौर पर भोजन सामग्री वगैरह कुछ ले गए,
लेकिन उन्होंने कहा कि जो इसका लाभ इस कस्बे के जो लोग थे, जिसमें व्यापारी भी शामिल हो गए, तो व्यापारियों ने लूट का माल सस्ते में ख़रीदा और महंगे में बेचना शुरू कर दिया। तो जितने छावनी के गोदाम थे, कैंटीन थी, वो सारा माल लुट गया। इवन वो एक जगह लिखता है कि यहाँ हमारे पास उस समय वाइन और बियर का बहुत बड़ा स्टॉक था और कोई भी सिपाही यहाँ से वाइन और बियर लेकर के नहीं गया, तो सारा के सारा वो स्टॉक खाली हो गया। वो कहाँ गया? तो बाद में शहर में जब दमन किया तो कभी जगह सामान जो है बरामद हुए, उन सामानों को छावनी में लाए। फिर वो एक अलग अध्याय है। तो यहाँ से सिपाही अपना झंडा लहराते हुए दिल्ली की ओर निकल लिए। जब दिल्ली की ओर जब जा रहे थे तो उस समय सबसे बढ़िया बात ये थी, जिसका विवरण प्रचार भी करता है, प्रचार कहता है कि इनके पीछा करने के लिए हमारे पास सेना थी नहीं। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो जोधपुर और जयपुर के कुछ बड़े जो ठिकानेदार थे, बड़े जागीरदार थे, वो अपने रिटेनरशिप में कुछ सैनिक रखते थे, कुछ इन राज्यों से सैनिक लिए, उनसे मिला करके एक राजस्थान आर्मी टाइप बनी। वो पीछा कर रही थी, लेकिन एक ओर तो वो क्रांतिकारियों से डरे हुए थे, वो क्रांतिकारियों के ऊपर अटैक करने की स्थिति में नहीं थे। दूसरी यार वो यह संदेह जाहिर करता है कि संभवतः ये जो पीछा करने वाली फौज थी, जो ठाकुरों के उससे बनाई गई थी सहयोग से, संभवतः इन लोगों की जो सहानुभूति थी वो क्रांतिकारियों के साथ थी, ऐसा वो वर्णन करते हैं। और जो विद्रोही जब रवाना हुए तो वो 1 जून को दूदू पहुँचे, क्योंकि 28 मई को क्रांति हुई है और ये 2-3 दिन वहीं पे अपना रहे। उसके बाद वो रवाना हुए तो दूदू पहुँचे 1 जून को, और 2 जून को ये बगरू पहुँचे। जब बगरू में पहुँचे तो बगरू में इनका क्रांतिकारियों का बड़ा स्वागत हुआ, क्योंकि जो क्रांतिकारी उन्हें अब शाम हो गई थी, उन्होंने अपना पड़ाव, अपना कैंप जो है वो बगरू के डाक बंगले के पास डाला। जब कस्बे के गांव ही था उस समय बगरू, वहाँ के लोगों को पता चला कि इस तरह के क्रांतिकारी यहाँ से गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले ख़ास तौर पर जो है गांव का मुखिया, इसके अलावा गांव का प्रमुख सेठ और दूसरे साहूकार और बनिया लोग जो है उनका स्वागत करने पहुँचे, और उनको उन्होंने सभी प्रकार की भोजन सामग्री जिसको जैसी चाहिए वह उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, गाँव के लोग अपनी भैंस और गायों को लेकर के, दुधारू पशु को लेकर के इनके कैंप के पास आए और उनसे कहा आप लोग जितना दूध पीना चाहें दूध पीजिए। तो वो सहयोग देखने लायक था। तो ये बात रिचार्ड भी अपने मेमोइर्स में लिखता है कि यहाँ के जो जनता है उनका क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा समर्थन था, और इसलिए वे आगे बढ़ते गए। यहाँ से वो जो है फिर मनोहरपुर पहुँचे। मनोहरपुर में भी उनका वैसा ही स्वागत हुआ। मनोहरपुर से आगे कोटपुतली होते हुए निकले हैं, आगे तक इनका जहाँ तक राजस्थान की सीमाएं थी, राजस्थान के लोगों ने उनका बहुत खुलकर न केवल स्वागत किया, बल्कि उनको सामग्री आदि उपलब्ध करा करके उनके जो हौसले थे उनको और बुलंद किया, ताकि वो और आगे बढ़ सकें। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो नसीराबाद क्रांति चाहे अल्पकालिक ही रही, क्योंकि 2 जून के बाद वापस छावनी पर अंग्रेज़ों ने अधिकार कर लिया, क्योंकि क्रांतिकारी जो सैनिक थे वे तो वहाँ से निकल चुके थे, और जो नागरिक थे, जो क्रांति के समर्थक भी थे, वे अंग्रेज़ों से मुकाबला तो कर नहीं सकते थे। और कुछ ऐसे लोग थे कि उस स्थिति का लाभ उठाकर जिन्होंने लूटपाट की थी, वे जो हैं डिफेंस की स्थिति में आ गए, कहीं पकड़े ना जाएं, और जो बाद में पकड़े भी गए लोग, उनके यहाँ से माल बरामद भी किए गए। तो ये जो नसीराबाद में जो क्रांति हुई, ये चाहे अल्पकालिक थी, किंतु इसका जो प्रभाव है बहुत ही व्यापक था, और इसकी व्यापकता का हम देखते हैं आगे जो अन्य घटनाएं घटती हैं राजस्थान में 1857 की, वो उसके बैकग्राउंड में ये नसीराबाद है। तो जो पहला जहाँ से शुरुआत हुई, उस नसीराबाद का इतिहास में, नसीराबाद की क्रांति को इतिहास में विशेष स्थान प्राप्त है। नमस्कार। अब दूसरा जो वीडियो है वो मैं जो नीमच, एरनपुरा, आहुआ और कोटा में जो क्रांति हुई उनको सम्मिलित करते हुए राजस्थान में 1857 की क्रांति के संपूर्ण पक्षों को दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। और जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, वे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जिस ढंग से इतिहास को एक निष्पक्ष रूप में और एक इतिहास की समझ विकसित करने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, उसको समर्थन मिले और उसको का विस्तार हो, व्यापकता मिले, ताकि और अच्छा काम हो सके। नमस्कार।